व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। मीठा बन रहा है आज YFL किचन में। काला जामुन की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अब गुलाब जामुन की रेसिपी तो पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और आप सभी को बहुत पसंद है वो रेसिपी, मेरी भी फेवरेट रेसिपी है। आज काला जामुन बता रहा हूँ। अब गुलाब जामुन और काला जामुन में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं आपको बता देता हूँ। गुलाब जामुन का एक तो कलर अलग होता है, थोड़ा सा लाइटिश गोल्डन ब्राउन कलर का शेड होता है इसका, और काला जामुन का जो कलर है वो थोड़ा ब्लैकिश साइड पे होता है और हल्का सा एक अंडरटोन होता है, रेडिश ब्राउनिश अंडरटोन होता है। ये कलर के डिफरेंस जो हैं वो दो चीज़ों की वजह से आते हैं। एक तो काला जामुन के डो में थोड़ी सी चीनी ऐड की जाती है वो कैरेमलाइजेशन के लिए, और सेकंड चीज़ ये होती है कि थोड़े लंबे समय के लिए फ्राई किया जाता है कि उसको कलर मिल पाए। वो लंबे समय के लिए फ्राई करने के प्रोसेस में और एक चीज़ ये हो जाती है कि टेक्सचरल डिफरेंस आ जाता है। गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट होता है, काला जामुन है वो सॉफ्ट होता है लेकिन उसमें एक बाइट आ जाती है, हल्का सा जो टेक्सचर है ना उसका गुलाब जामुन से अलग होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से गुलाब जामुन और काला जामुन के खाने का जो एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। काला जामुन को चाशनी से फिर निकाल कर बिना चाशनी के सर्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि जामुन फ्राई करते टाइम फट गया, चाशनी सोख नहीं हुई, जामुन के अंदर एक गोली सी बन गई, कच्चा रह गया अंदर से, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होगी अगर ये रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो किया तो सबसे पहले काला जामुन के लिए चाशनी तैयार करनी है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक गहरा बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर 4 कप चीनी और 3 कप पानी ऐड कर दीजिए। अब गैस को चालू कर दीजिए, हल्का हल्का स्टर करते हुए चाशनी को पका लीजिए जब तक कि चीनी पानी में डिजोल्व हो जाए। एक बार चीनी घुल जाए पानी के साथ तब इसके अंदर 3-4 धागे केसर के, 1 टेबलस्पून रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, 3 हरी इलायची को इस तरीके से हल्का सा खोल कर ऐड कर दीजिए और आधा टीस्पून नींबू का रस ऐड कर दीजिए कि चीनी क्रिस्टलाइज नहीं हो। ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और इस चाशनी को एक उबाल पे ले आइए। चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 3-4 मिनट के लिए पकाना है। उबाल पे आने के बाद जो एक तार वाली चाशनी होती है वो नहीं बनानी है, एक पतली सी चाशनी बनानी है। मैं आपको बताऊंगा इसको चेक कैसे करना है। ये आप देख सकते हो, चाशनी को मैंने 3-4 मिनट के लिए उबाल लिया है। हल्की सी चाशनी जब इस तरीके से उंगलियों के बीच में लोगे तो हल्की सी चिपचिपाहट लगनी चाहिए, वो तार नहीं बननी चाहिए। ऐसी चाशनी आपको बनानी है, इंपॉर्टेंट है। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। गैस को बंद करके चाशनी को साइड में रख दीजिए। ये जो चाशनी हमने तैयार की है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छे गुलाब जामुन या काला जामुन बनाने के लिए। कई बार होता क्या है, चाशनी को हम गाढ़ा बना देते हैं और जामुन सोख नहीं कर पाता है उस चाशनी को, इसका ये मेजर रीज़न होता है। तो चाशनी को पतला बनाना है, बस उबाल पे आने के बाद 3-4 मिनट के लिए पका लीजिए। हाथ में जब भी चेक करेंगे चिपचिपी लगनी चाहिए बट वो तार नहीं बननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जामुन जो ये चाशनी है उसे सोख नहीं करेगा। तो ये बात को आप नोट कर लीजिए। साथ में जो रोज़ वाटर ऐड किया है, गुलाब जल ऐड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, नहीं तो वो रोज़ वाला फ्लेवर नहीं आएगा। तो वो ज़रूर ऐड करना, वो स्किप मत कर देना जब भी चाशनी बनाओगे तो। अब चाशनी बनाकर हमने साइड पे रख दी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें काला जामुन का जो डो है वो तैयार करना है। वो कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो काला जामुन के लिए यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स जो ले लिए हैं वो आपको बता देता हूँ। ये मावा लिया है और ये हरियाली मावा है। हरियाली मावा जो है ना एक स्पेशल मावा होता है जो गुलाब जामुन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जब आप मार्केट में जाओगे आपको हरियाली मावा मांगना है या गुलाब जामुन वाला मावा मांगना है। जो दूसरा मावा होता है वो मत यूज़ करना, गुलाब जामुन या काला जामुन बनाते वक्त वो अच्छे बनते नहीं है। तो हरियाली मावा फिर से बता रहा हूँ वो यूज़ करना है। साथ ही में यहाँ पर थोड़ा सा मलाई पनीर मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। मलाई पनीर ऐड करने से होता क्या है, हैंडलिंग अच्छी हो जाती है डो की। मलाई पनीर की जगह पर आप छेना भी डाल सकते हो, फ्रेश छेना बनाकर। वैसे तो छेना ही ऐड किया जाता है बट यहाँ पर वो एक प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है मलाई पनीर का। ये 2 इंग्रेडिएंट्स मेन है। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए मैदा यूज़ करने वाले हैं, चीनी इसमें ऐड करने वाले हैं वो कलर के लिए जो मैंने आपको पहले बताया था, और साथ ही में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे वो राइस देने के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स बेसिक हैं। अब आपको करना यह है, हल्का सा गीला कपड़ा प्लेटफॉर्म पे रखना है और उसके ऊपर एक परात रख देनी है कि परात हिले ना। अब इसमें मैंने 250 ग्राम हरियाली मावा लिया है। मावे को इस तरीके से आपको क्रम्बल कर लेना है। एक बार मावे को क्रम्बल कर लिया है तो हाथ के इस हिस्से से जो हील होता है अपने पाम का उसको यूज़ करना है और हमको मथना है अच्छे से इस मावे को मथना, यानी कि हमको मावे को स्मूथ करना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको मल रहा हूँ, परात के अंदर अच्छे से इसको स्मूथ कर रहा हूँ। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है
ये प्रोसेस आपको मावे के साथ 2 से 3 बार करना है, जब तक कि मावे में बड़े बड़े ग्रेन्स नहीं हो। मैं आपको बताऊंगा ये करने के बाद। आप देख सकते हो मैं अच्छे से मावे को जब मथ रहा हूँ तो ये एकदम पेस्ट्री सा हो रहा है, एकदम स्मूथ सा हो जा रहा है। तो इस तरीके से 2-3 बार ये प्रोसेस को कर लीजिए। 2-3 बार ये प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हो मावे की कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है। ये जब भी मैं इसको मथ रहा हूँ तो नीचे ग्रेन्स नजर नहीं आ रहे, ऐसे ही आपका मावा हो जाना चाहिए। एक बार आपने कर लिया तो मावे को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, मावे को एक साथ लेना है। आप देख सकते हो कैसे एक साथ आ गया, एक डो जैसा बन गया है। इसी तरीके से मावा आपका रेडी हो जाना चाहिए। एक बार मावे को आपने मथ लिया है, तब आपको पनीर ले लेना है। यहाँ 65 ग्राम 65 ग्राम मलाई पनीर लिया है। पनीर को आपको एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है कि मथने में इसे आसानी हो जाए। एक बार आपने पनीर को ग्रेट कर लिया तो जैसे हमने मावे को मथा था उसी तरीके से पनीर को भी हमको एकदम स्मूथ करना है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 2-3 बार आपको पनीर को भी इस तरीके से अच्छे से एकदम स्मूथ कर लेना है, अच्छे से मल लेना है परात के अंदर। ये प्रोसेस करते टाइम आपको बस ध्यान देना है कि इतना आपको ज़्यादा मत नहीं देना है कि मावा और पनीर जो अपना घी छोड़ दे, अपना फैट छोड़ दे। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो पनीर को भी मैंने अच्छे से एकदम स्मूथ कर लिया है। पनीर हमारा स्मूथ हो चुका है। इस स्टेज पर आपको पनीर को और मावे को मिक्स कर लेना है। मिक्स करते टाइम मैं बहुत ज़्यादा साथ में नहीं इसको मलूंगा, इसको बस मिक्स कर लूँगा अच्छे से। मिक्स करने के बाद बस हल्का सा आपको मतना है कि एक साथ आपका पनीर और मावा आ जाए। आप देख सकते हो पनीर और मावा एकदम एक साथ आ गया है। परात को इसने छोड़ दिया है, लेकिन हाथ पर देखोगे तो घी नहीं छोड़ा है इसने, फैट अभी तक नहीं छोड़ा है। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है तो बस इसको हल्का सा ऐसे फैला लीजिए। अब इसके अंदर हमको बाकी की चीज़ें डालनी है। तो 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड कीजिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। टेबलस्पून और टीस्पून का जो मेजर है, जो एक्चुअल मेजरिंग स्पून होते हैं वो वाले यूज़ किए, घर वाले चम्मच नहीं यूज़ किए। तो बस 1-1 टेबलस्पून करके अभी मैदा ऐड कीजिए और अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मतना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करना है कि मैदा और बाकी चीज़ें हमारे मावे और पनीर के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1-1 करके मैंने 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। परात को भी पूरे मिक्सचर ने अच्छे से छोड़ दिया है और हमारा काला जामुन का जो डो है वो रेडी हो गया है। एक बार ये रेडी हो जाए, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए डो का और अपने हाथों के बीच में एक इसका बॉल बना के देख लीजिए। एकदम स्मूथ बिना क्रैक वाला बॉल तैयार होना चाहिए। एकदम स्मूथ और बिना क्रैक्स वाला बॉल ये रेडी हो गया है, यानी कि हमारा डो एकदम परफेक्ट बन गया है। अब इस डो को आपको एक क्लिंग रैप में रैप कर लेना है कि ये ड्राई नहीं हो जाए और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देना है। तो डो हमारा तैयार हो गया है काला जामुन के लिए। अब डो के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मावे को और पनीर को अच्छे से मथना है, वो ग्रेन्स बड़े बड़े नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जो डो है ना इसका वो एक साथ नहीं आएगा और जब भी आप शेप करोगे जामुन को तो वो टूटेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको मथना है। दूसरी चीज़, इतना नहीं मतना है कि पूरा वो घी छोड़ दे, एकदम फैट छोड़ दे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बस तब तक ही मतना जब तक वो ग्रेन्स नहीं नजर आए और स्मूथ हो जाए मावा और पनीर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जो बाइंडिंग के लिए मैदा यूज़ किया 3 टेबलस्पून, इसकी क्वांटिटी कभी कभी कम ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है, मावे में और पनीर में कभी कभी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, अगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून मैदा आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे मेरे गुलाब जामुन के वीडियो में मैंने 4 टेबलस्पून मैदा यूज़ किया था, क्योंकि तभी हल्का सा मॉइस्चर ज़्यादा था आज के कंपैरिजन में। तो वो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। उसको आपको पता कैसे चलेगा कि जो डो है ना आपको थोड़ा सा ढीला लगेगा, जब भी बॉल बनाओगे तो एक साथ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैदा और ऐड कर देना। खाली मैदा बहुत ज़्यादा ऐड मत करना, नहीं तो जब भी फ्राई करोगे तो हार्ड बनेंगे जामुन, ये इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर भी जो है 1/4 टीस्पून मैंने यूज़ किया है। वैसे मैं कभी आधा टीस्पून भी यूज़ करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि जब भी फ्राई करो और टेम्परेचर बराबर नहीं हो तो फटना शुरू हो जाते हैं जामुन। तो 1/4 टीस्पून यूज़ करोगे तो हैंडल करना ईजी हो जाएगा। तो सिर्फ 1/4 टीस्पून ही यूज़ कीजिए बेकिंग पाउडर को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डो बनाते समय आपको ध्यान रखना है। अब हमारा एक स्टेप बच गया है कि हमें इन्हें शेप करना है डिवाइड करके। आज मैं जामुन को शेप करने से पहले उनको वे कर लूँगा पोर्शंस को। 22 ग्राम्स के जामुन बनाऊंगा और इससे 16 जामुन हमारे तैयार हो जाएंगे। परफेक्ट साइज़ होता है उतना ही साइज़ रखिए। वे करने का कारण ये है कि सब जामुन आपके सेम साइज़ के दिखेंगे। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है
तो मीडियम साइज़ का आपको, जैसे एक चपाती बनाने के लिए जितना पोर्शन लेते हो, छोटी चपाती बनाने के लिए उतना ही पोर्शन साइज़ लेना और इसको डिवाइड कर लेना है। या ये पोर्शन को आप 16 भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर लीजिए तो परफेक्ट आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। अब जामुन को शेप करने से पहले तेल को गरम करने रख देना है। तेल को गरम करने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। बड़ी कढ़ाई लेने से होता ये है कि आप एक साथ जामुन को फ्राई कर सकते हो। अगर छोटी कढ़ाई ले रहे हो तो 2-3 बैचेस में करना, ओवर क्राउड मत कर देना तेल को। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस पर तेल को गर्म करना होता है। अगर आपके पास डिजिटल थर्मोमीटर या प्रोब थर्मोमीटर नहीं है तो उसको चेक कैसे करना है तेल को, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो तेल को गर्म होने रख दिया है, डो हमारा सेट हो चुका है। इसको अभी शेप कैसे करना है वो देख लेते हैं। डो हमारा सेट हो चुका है। डो को डिवाइड करने के लिए अभी आपको एक पोर्शन ले लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इसको वे कर रहा हूँ। 22 ग्राम्स के पोर्शंस इस तरीके से आपको बना लेने हैं। इसी तरीके से मैं सारे डो को डिवाइड कर लूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने सारे डो को 16 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। हल्का सा एक छोटा सा डो का टुकड़ा बच गया है, ये मैं यूज़ कर लूँगा तेल को चेक करने के लिए। एक बार आपने सारे पोर्शंस बना लिए, एक हल्के से गीले कपड़े से इसे ढक दीजिए कि हमारा जो डो है वो ड्राई नहीं हो। एक बार आपने इसे ढक दिया है तो एक एक पोर्शन आपको लेना है और इसको भी शेप करना है। शेप करने के लिए अपने हथेलियों के बीच में आपको इस डो को ऐसे मसलना है। मसल के आप जब इसको शेप करोगे एकदम परफेक्ट जामुन के लिए आपका शेप तैयार होगा। तो ऐसे पहले एकदम अच्छे से मसलना है, फिर आपको धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करना है और एकदम राउंड और बिना क्रैक का आपको बॉल तैयार करना है। तो आप देख सकते हो इसको ऐसे मैंने शेप कर लिया और बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, एकदम स्मूथ बॉल बना है। जैसे ही ये जामुन तैयार हो जाएगा, इसे आपको कपड़े के अंदर ही ढक कर रखना है कि ऊपर का सरफेस ड्राई नहीं हो, और बाकी के भी सारे पोर्शंस को इसी तरीके से शेप कर लेना है। ऐसे बॉल आपको बना लेने हैं बिना क्रैक वाले। तो जामुन को जब भी शेप करते हैं ना, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसे हथेली के बीच में पहले मसलना है, मसलते हुए प्रेशर को रिलीज करना और राउंड आपको शेप देना है। उससे एकदम परफेक्ट जामुन शेप होते हैं और आप देखेंगे कि बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा, एकदम स्मूथ सरफेस होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्रैक होगा ना तो जब भी आप फ्राई करोगे तो फट जाता है जामुन फ्राई करते समय, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने जामुन को शेप कर लिया है, अब फ्राई करने से पहले 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो तेल का टेम्परेचर और दूसरा हमारी चाशनी का टेम्परेचर। चाशनी का जो टेम्परेचर है ना आपका लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। आप जब भी उंगली डालोगे चाशनी के अंदर तो आप उंगली अंदर रख पाने चाहिए और हल्की सी वार्म लगनी चाहिए, वार्म टू टच होनी चाहिए आपकी चाशनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाशनी, आपने देखा मैंने वार्म टू टच टेम्परेचर भी चेक कर लिया है, उंगली डालकर भी देख लिया है। तेल का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 155 तक भी चलेगा। थर्मोमीटर के बिना चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। जो डो का टुकड़ा बचा था उसको आपको तेल के अंदर डालना है। डो बॉल नीचे सिंक होना चाहिए और उसमें से धीरे धीरे बबल्स आने चाहिए और धीरे से ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब हमारा तेल का टेम्परेचर बराबर है। अगर डो बॉल नीचे जाए, बबल्स आए नहीं और ऊपर आए नहीं, यानी कि तेल ठंडा है। और अगर डो बॉल नीचे जाए और एकदम जल्दी से उसमें बबल्स आ रहे हैं और फटाफट से ऊपर आ जाए, यानी कि तेज़ है आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपको कम करना है। जो मैंने आपको बताया, डो बॉल नीचे जाएगा, छोटे छोटे बबल्स आएंगे और धीरे से ये ऊपर आ जाएगा, परफेक्ट टेम्परेचर है। तो चाशनी का टेम्परेचर सेट हो गया, तेल का टेम्परेचर सेट हो गया। अभी लो फ्लेम पर धीरे धीरे हमको ये जामुनों को फ्राई करना है। वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। फ्लेम को एकदम लो पर आपने रखना है। एक बड़ा सा चम्मच ले लेना है। चम्मच लेकर आपको तेल को इस तरीके से चलाते रहना है। ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। चलाते हुए ऐसे आपको एक एक करके जामुन को गरम तेल के अंदर ऐड करना है। ये हम तेल को चला इसलिए रहे हैं कि जामुन जब भी जाके नीचे बैठते हैं ना तो नीचे से कलर पकड़ लेते हैं। तेल को चलाते रहोगे तो ये घूमते रहेंगे, वो एक साइड से कलर नहीं पकड़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रोसेस अकेले करने में डिफिकल्टी होती है तो एक जन को बोलो तेल को चलाने के लिए और एक जन इसमें जामुन ऐड करते रहे, प्रोसेस आसान हो जाता है। इसी तरीके से सारे जामुन ऐड कर देने, एकदम हल्के हाथों से तेल को चलाते रहना है अभी और लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये तेल में ऊपर तैरने लग जाएंगे। एक बार ये तैरने लग जाएंगे तो आसानी हो जाएगी आपको तेल को चलाने में। बट इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते रहना है, लो फ्लेम पर तेल को चलाते हुए इनको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो कुछ देर बाद ये गोल्डन ब्राउन रंग के हो गए हैं। गुलाब जामुन अगर बना रहे होते तो इसी स्टेज तक हम इसे फ्राई करते और फिर चाशनी में डाल देते। बट आज हम काला जामुन बना रहे हैं तो इसको अभी और हमें फ्राई करना है।
एक बार ये इस कलर के आ जाए ना तो थोड़ी सी फ्लेम आप बढ़ा सकते हैं, हल्की लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्लेम को बढ़ा सकते हैं और इन्हें अभी डार्क ब्राउन कलर के एकदम हो जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। गुलाब जामुन जब भी हम बनाते हैं तभी इसमें चीनी नहीं ऐड करते हैं, तो अगर आप गुलाब जामुन बनाने की कोशिश करें तो चीनी मत ऐड करना डो में, और ये लाइट गोल्डन ब्राउन जब तक रंग आता है तभी इसको निकाल के चाशनी में आपको डालना है, बाकी प्रोसेस सेम है। आप देख सकते हो कि फर्दर कुक करने के बाद इनका कलर किस तरीके का हो गया है, काला जामुन वाला परफेक्ट कलर आ गया है, ये फूल भी गए हैं। इस स्टेज पर मैं चाशनी को फटाफट फिर से चेक कर लूंगा। चाशनी का टेम्परेचर हमारा एकदम परफेक्ट है। जामुन को आपको निकालना है और चाशनी के अंदर ऐड कर देना है। चाशनी में जामुन को ऐड करने के बाद आपको जामुनों को या तो नीचे दबाना है या ऊपर से इस तरीके से चाशनी को डालना है कि फटाफट से जामुन सारी तरफ से चाशनी को सोक कर ले। बस कुछ ही सेकंड्स के लिए करोगे तो आप देखोगे कि जामुन जो है वो सिंक होना शुरू हो जाएंगे। ये निशानी है कि आपके जामुन जो है वो फटाफट चाशनी सोक कर रहे हैं और परफेक्ट तरीके से आपने जामुन बनाए हैं। बस अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, आधे 1 घंटे के लिए इन जामुनों को चाशनी के अंदर सोक होने छोड़ देना है। तो काला जामुन हमारा बनकर तैयार हो गया है, बट इस स्टेज पर थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना खाने की। आधा 1 घंटा आपको इसे रेस्ट होने देना है। चाशनी और पिएगा काला जामुन, थोड़ा सा और ये फूल जाता है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फिर ये रेडी होंगे। अब फ्राई करते टाइम जो मैंने कुछ चीज़ें बताई वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो चम्मच वाला जो मेथड बनाया है ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि जामुन फटे नहीं फ्राई करते समय। कौंचा या कुछ ले लेते हैं ना तो क्या होता है वो लगता है और फिर क्रैक्स आ जाते हैं और जामुन फट जाता है, तो वो नहीं करना है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करना है। होता क्या है, तेल अगर बहुत आपका तेज़ है तो बाहर से जामुन कलर पकड़ लेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो जो कंप्लेन आती है कि जामुन जब भी खाते हैं अंदर वो गट्ठा रह जाता है, कच्चा रह जाता है, वो रीज़न होता है। और एकदम लो फ्लेम है तो बिखरना शुरू हो जाएगा आपका जामुन। तो टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अच्छे से धीरे धीरे फ्राई कीजिए, परफेक्ट कलर आएगा, परफेक्ट टेक्सचर आएगा, अंदर से जामुन एकदम परफेक्टली पक जाएंगे। जो एक कंप्लेन आती है कि ड्राई रह जाता है अंदर से, जो सेंटर है जामुन का, वो होता है इसलिए कि आपकी जो चाशनी है वो ठंडी होती है। तो अगर ठंडी चाशनी में जामुन डाल दोगे तो सोक नहीं होंगे, वार्म टू टच होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी बहुत गर्म है तो होगा क्या कि जामुन जब आप चाशनी में डालेंगे वो डिफ्लेट हो जाएंगे, ऐसे श्रिंक हो जाएंगे, तो वो भी नहीं करना है। वार्म टू टच आपकी चाशनी होनी चाहिए। तो सारे मैंने आपको टिप्स बता दिए हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सब बता दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप आराम से काला जामुन घर पे बना सकते हो। अब मैंने रेस्ट कर लिया अच्छे से काला जामुन को, मैं आपको भी एक तोड़ के भी बता देता हूँ कि रेस्ट होने के बाद काला जामुन किस तरीके का दिखेगा और अंदर तक चाशनी जो है और जो टेक्सचर है वो आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो काला जामुन का कलर एकदम परफेक्ट आया है, ये थोड़े से फूल भी गए हैं। एक आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। वाओ, ये आप देख सकते हो क्या टेक्सचर आया अंदर से, एकदम परफेक्ट तरीके से पके हैं। इनको जब मैं प्रेस कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो कितनी चाशनी इसने पी रखी है, एकदम परफेक्ट तरीके से सोक हो गए हैं। काला जामुन हमारे अभी रेडी हो गए हैं, चाशनी के बिना ही सर्व करना है। लेट्स प्लेट देम वाइफल स्टाइल। मज़ा आ गया आज काला जामुन खाकर और बनाकर भी आप सबके लिए, और इतने डिलिशियस बने। जो टेक्सचर आता है ना इसका और जो फ्लेवर आता है, माइंड ब्लोइंग आता है। एक बार बना के देखो आप ये रेसिपी अपने घर पे एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.